गुड मॉर्निंग, वेलकम बच्चों इन अनंत क्लास। देखो बच्चों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, हमारे आज का टॉपिक है मृदा उत्पादकता यानी सोइल प्रोडक्टिविटी। तो देखो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दीजिए। जो आपको बिल्कुल ये लाल एकदम गोल टमाटर की तरह एक इमोजी दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चों, इस कोरोना काल में भी ये कितना मस्त है, कितना हैप्पी है। तो बिल्कुल भी आप भी इसकी तरह एकदम हैप्पी होकर बैठेगा और टॉपिक पे अच्छे से फोकस दीजिएगा या करिएगा। ओके, चलो देखते हैं मृदा उत्पादकता यानी सोइल प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों देखो, मृदा उत्पादकता का सीधा सा अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? मृदा उत्पादकता का सीधा सा अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता का है कि वो प्रति हेक्टेयर में कितनी पैदावार दे रहा है, कितनी उपज दे रहा है। उस क्षमता को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? मृदा उत्पादकता यानी सोइल प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। चलो बच्चों, अब इसके जस्ट नीचे देखो कि इसको साधारणतया रुपयों या प्रति हेक्टेयर, क्या बच्चों? इसको साधारणतया रुपयों या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चलो बताइए कि भाई जो मृदा उत्पादकता होता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी, इसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा रुपए या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। बच्चों, प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है 2.471 एकड़। ओके, चलो बच्चों देखिएगा। अब देखो बच्चों, उत्पादन कई वृद्धि कारकों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। बच्चों तो यहाँ पे एक रिलेशन की बात की गई है जो कि वृद्धि कारकों के मध्य होता है। बच्चों देखो, बहुत से वृद्धि कारक होते हैं जो पौधे को ग्रोथ करवाते हैं। उन वृद्धि कारकों के मध्य एक रिलेशन होता है, जो उस रिलेशन के ऊपर ही चाहिए उत्पादन डिपेंड होता है। देखो बच्चों, उत्पादन कई वृद्धि कारकों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है, जिसमें मुख्य कारक आएगा बच्चों मृदा कारक यानी सॉइल फैक्टर। तो बच्चों ध्यान रखना, किसी भी मृदा का जो उत्पादन होता है वो इन वृद्धि कारकों के आपसी संबंध यानी एक कोई रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वृद्धि कारक, ये बच्चों पौधे को ग्रोथ करवाते हैं। इन वृद्धि कारकों में बच्चों मुख्य कौन सा आएगा? हमारा मृदा कारक आएगा। बच्चों जैसे देखते हैं, अब बच्चों देखो यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन बता रहा है, क्या कंडीशन बता रहा है? कि कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है। बच्चों देखो, ये बता रहा है यहाँ पर कि कोई भी उपजाऊ मृदा हो, वो जरूरी नहीं है कि उत्पादन दे, कि उससे उत्पादन हो। अगर जैसे बच्चों मान लो कि भूमि तो उपजाऊ है और उसके ऊपर फसल खड़ी हुई है, परंतु मान लो जैसे उसी समय पे वहाँ पर ओले गिर गए, पाला गिर गया, तेज हवा, आंधी, तूफान या तेज बारिश के कारण अगर मान लो बच्चों वो फसल नष्ट हो जाती है, तो बच्चों भूमि तो उपजाऊ ही है, परंतु अब उत्पादन कहाँ हुआ? तो बच्चों देखो, वो इसीलिए कह रहा है बच्चों कि कोई भी भूमि उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है बच्चों वो उपजाऊ है तो वो उत्पादन देगी। ओके, परंतु बच्चों एक और कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, लेकिन उत्पादक भूमि के लिए, अगर बच्चों में उत्पादक भूमि चाहिए, देखो बच्चों अगर हमें भूमि से उत्पादन चाहिए तो उसके लिए मृदा का उपजाऊ होना भी आवश्यक है। क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे दो बातें बताई गई है। एक तो बच्चों ये कंडीशन रखी गई है कि कोई भी भूमि या कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है बच्चों अगर वो उपजाऊ हो तो वो अच्छा उत्पादन देगी। उसके बावजूद बच्चों उसके विपरीत बताया गया है, लेकिन उत्पादक भूमि के लिए तो बच्चों भूमि का उपजाऊ होना अति आवश्यक होता है। अब देखते चलो बच्चों आगे। इसके विपरीत भूमि उत्पादक नहीं होते हुए भी, देखो बच्चों एक और कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि इसके विपरीत भूमि उत्पादन नहीं होते हुए भी उपजाऊ हो सकती है। देखो बच्चों ये क्या फंडा है? कभी भूमि उत्पादक भी नहीं है और फिर भी उपजाऊ कहला रही है। बच्चों देखो ऐसा क्यों? तो बच्चों देखिए, यहाँ पर भूमि उत्पादन भी नहीं दे रही है फिर भी वो मृदा उपजाऊ हो सकती है। भाई ये क्यों? ऐसा क्या फंडा है? देखो देखते हैं। चलो बच्चों देखिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। जैसे मान लो बच्चों खड़ी किसी फील्ड में या किसी भूमि पे फसल खड़ी हुई है। ओके, अब मान लो बच्चों अचानक किन्हीं प्राकृतिक कारणों के कारण अगर वो फसल क्या होती है? नष्ट हो जाती है। तो बच्चों उत्पादन तो हुआ ही नहीं, परंतु भूमि तो क्या है? उपजाऊ है। देखो बच्चों फिर से देखते हैं एक बार। अगर मान लो किसी भूमि या किसी फील्ड में फसल खड़ी हुई है, यानी खड़ी फसल की बात कर रहे हैं, तो बच्चे जो फसल खड़ी हुई है वो किस चीज़ को शो कर रही है? वो मृदा की उर्वरा शक्ति को शो कर रही है कि वो फसल खड़ी हुई है।
परंतु बच्चों उसी समय अगर मान लो किसी कारणवश प्राकृतिक कारणों के कारण वो फसल नष्ट हो जाती है, तब भी हम तो क्या हो बच्चों, तब भी मृदा को तो उपजाऊ ही मानेंगे, भले इससे उत्पादन ना हो। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं। तो बच्चों देखो, तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, अगर मान लो यहाँ पर भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो बच्चों क्या होगा, उत्पादकता भी कम होगी, और बच्चों भूमि उपजाऊ होगी तो उत्पादकता भी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ भी बच्चों क्या होगा, अगर मान लो प्राकृतिक कारणों के कारण क्या होता है बच्चों, अगर वो फसल नष्ट नहीं होती तो उत्पादकता बढ़ती, पर यहाँ क्या हो बच्चों, उत्पादकता नहीं हो रही है, परंतु भूमि तो क्या है, उपजाऊ है। ओके, अब देखिए बच्चों, भूमि की उत्पादकता का अधिक या कम होना क्या है बच्चों, भूमि की उत्पादकता का कम या अधिक होना भूमि की उर्वरा शक्ति के साथ साथ वातावरणीय दशाओं पर भी निर्भर करता है। तो बच्चों देखिए, भूमि की जो उत्पादन क्षमता यानी जो उत्पादकता होती है वो कम या ज़्यादा होना, तो बच्चों भूमि के उत्पादन का कम या अधिक होना दो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो उर्वरा शक्ति होती है और एक वातावरणीय दिशाओं पर भी निर्भर करता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है। देखो, मृदा उत्पादकता के लिए एक फॉर्मूला एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मृदा उत्पादकता को किसके इक्वल लिखा हुआ है, उपज के, और उपज को किसके इक्वल लिखा हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ सोइल। एफ का मतलब बच्चों, एफ को क्या बोलेंगे यहाँ पर, फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ को फंक्शन बोलेंगे, यानी मृदा उत्पादकता किसके इक्वल है यहाँ पर, उपज के, यानी प्रोडक्टिविटी के, तथा उपज की किसके इक्वल है, एफ एस, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ सोइल। क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ सोइल। इसको बोलते हैं क्लाइमेट यानी क्लाइमेटम, इसको बोलते हैं बच्चों द क्रॉप, इसको बोलते हैं बच्चों, देखो बच्चों ध्यान से देखिए, मृदा उत्पादकता को किसके इक्वल रखा है, उपज के, उपज को किसके ऊपर रखा है, फंक्शन ऑफ सोइल। क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ सोइल। और ये बच्चों क्लाइमेटम, क्या है बच्चों, क्लाइमेटम, और ये बच्चों द क्रॉप, और एच का मतलब है बच्चों यहाँ पर मैनेजमेंट, और टी से टाइम। तो बच्चों देखो, जब ये सारे कारक आपस में मिलते हैं, देखो बच्चों जब ये सारे कारक आपस में अच्छी तरह से कंप्लीट होते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि भाई उत्पादन होगा, यहाँ में उपज प्राप्त होती है। ओके, तो चलो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब देखो बच्चों, अब आया है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है देखो बच्चों, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है बच्चों, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स ऑफ सोइल प्रोडक्टिविटी। क्या है बच्चों, फैक्टर्स ऑफ सोइल प्रोडक्टिविटी। अब बच्चों देखते हैं कि जो पहला हमारा फैक्टर्स आता है, देखो पहला फैक्टर्स हमारा क्या आता है, मृदा उर्वरता यानी सोइल फर्टिलिटी। क्या आता है बच्चों, पहला फैक्टर मृदा उर्वरता यानी सोइल फर्टिलिटी। यदि मृदा की उर्वरा शक्ति, देखना बच्चों, यदि मृदा की उर्वरा शक्ति अच्छी हो तो उत्पादकता भी क्या होती है बच्चों, अच्छी होगी। अगर मृदा की उर्वरा शक्ति अच्छी है, वो अच्छी मात्रा में पौधों को पोषक तत्व प्राप्त करवा रही है, तो बच्चों वहाँ पर उत्पादन भी अच्छा होता है। इसके बाद नंबर 2 आएगा बच्चों, मृदा की भौतिक दशा, हमारा सेकंड फैक्टर है, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेटस ऑफ सोइल। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि मृदा की भौतिक दशा अच्छी हो, फिजिकल स्टेटस अच्छा हो, तो पैदावार यानी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। तो बच्चों भौतिक दशा कैसी होनी चाहिए, अच्छी उर्वरा मृदा की, संरचना कणाकार, कण बिल्कुल पास पास, इसके जो पोर्स यानी जो छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जल व वायु संचार अच्छा होना चाहिए, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या या क्रियाशील जीवाणुओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, जिससे कार्बनिक पदार्थों के द्वारा ह्यूमस का निर्माण अच्छी मात्रा में हो सके। तो बच्चों ध्यान रखना, फिजिकल सिस्टम में अपन ये सब देखते हैं। ओके, चलो बच्चों ध्यान रखना, अगर मृदा की भौतिक दशा अच्छी होती है तो पैदावार भी अच्छी होती है। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब देखो बच्चों मृदा की तीसरा जो हमारा फैक्टर्स आता है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो फैक्टर है मृदा की स्थिति। क्या है बच्चों, मृदा की स्थिति यानी सोइल लोकेशन। क्या बोलेंगे इसको, सोइल लोकेशन बोलेंगे। देखो बच्चों, शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है। क्या होती है बच्चों, तो जो मृदा की जो स्थिति बच्चों, जो लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो बच्चों अब इसमें 2 प्रकार की मृदाओं की बात करेंगे। एक तो वो मृदा बच्चों जो शहर से दूर होती है, कहाँ होती है, एक तो मृदा जो शहर से दूर होती है, और एक वो मृदा जो शहर के क्या होती है, बिल्कुल नज़दीक होती है। तो बच्चों जो
मृदा शहर के दूर होती है, जिसकी लोकेशन शहर से दूर होती है बच्चों, वहाँ पर खेत के प्रबंधन के लिए आने जाने, खाद उर्वरक को लाने, बीज लाने ले जाने में बच्चों बहुत खर्चा होता है। क्या होता है? बहुत खर्चा आने जाने में वे ज़्यादा होता है। तो बच्चों उससे क्या होता है? उत्पादकता में भी कमी आती है। जबकि शहर के पास वाले मृदाओं में क्या होता है बच्चों? आने जाने में इतनी दिक्कत आती नहीं है, आने प्रबंधन अच्छे से हो जाता है और आने जाने का व्यय भी क्या होता है? कम होता है, जिससे मृदा उत्पादकता भी बढ़ती है। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट चौथा जो फैक्टर हमारा आता है, उत्पादन की मांग यानी प्रोडक्ट की डिमांड। अगर बच्चों मान लो किसी वस्तु का उत्पादन समान हो परंतु उसकी मांग बढ़ रही हो तो बच्चों उसका प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चों? अगर उसकी डिमांड अधिक है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों? उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाता है या बढ़ जाती है। इसके बाद देखो बच्चों, नंबर 5 है। नंबर 5वां जो फैक्टर हमारे यहाँ पे आया है बच्चों, देखिएगा, यातायात के साधन यानी ट्रांसपोर्ट फैकल्टी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? यातायात के साधन को क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसपोर्ट फैकल्टी। अब बच्चों देखो, यातायात की अच्छी सुविधा होने पर उत्पादन व्यय भी कम होगा तथा लाभ अधिक होगा और जिससे उत्पादकता भी बढ़ेगी। देखो बच्चों, अगर हमारे देखो ट्रांसपोर्ट फैकल्टी अगर अच्छी होती है तो बच्चों क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई शहर से, जो मर्दा शहर से थोड़ी दूर हो बच्चों, वहाँ पे अगर हम कोई भी गाड़ी लाए ले जाए और फसल यानी उपज को लाने ले जाने में कितना खर्चा होता है, उसके उत्पादन में व्यय भी होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों? उत्पादकता कम होती है। लेकिन बच्चों, अगर मान लो ये सारे यातायात के साधन में शहर के पास, जैसे मान लो बहुत सारे यातायात चलते, किसी भी गाड़ी को रुकवाया और उसमें अपने बच्चे जो मेडर होते हैं उनको ला ले जा अपन आसानी से सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो फिर देख लेगा एक बार बच्चों, ये होता है देखो कि एक तो वो मृदा जो शहर से दूर है। अब बच्चों वहाँ पे क्या होता है, यातायात के साधन तो इतने होते नहीं है, तो हम यहाँ से ले जाएंगे, तो उस गाड़ी को यहाँ से लाएंगे ले जाएंगे, उपज को इधर से उधर लाने में उत्पादन व्यय ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चे क्या होता है, उसमें उत्पादकता में कमी आती है। जबकि क्या होता है बच्चों, जो मृदा शहर के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, यातायात के साधन बहुत आते जाते रहते हैं, किसी भी गाड़ी को रुकवाए और आसानी से उसमें हम अपने उपज को रख के इधर उधर ला सकते हैं, जिससे व्यय भी कम होता है और उत्पादकता भी बढ़ती है। बच्चे देखो अन्य कारक देखिए, मौसम की प्रतिकूल दशा है यानी अनुकूल मौसम की प्रतिकूल अवस्था। देखो बच्चों, मौसम की प्रतिकूल दशा, कीट तथा बीमारियों का आक्रमण, जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना, समय पर कृषि क्रियाएं नहीं करना आदि मृदा उत्पादकता को कम करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, हमने देखो ये मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले पूरे 6 फैक्टर देख लेंगे। पहला फैक्टर हमारे मृदा उर्वरता यानी सोइल फर्टिलिटी आएगा। नंबर 2 मृदा की भौतिक दशा यानी फिजिकल स्टेटस ऑफ सोइल। और नंबर 3 बच्चों हमारे आएगा मृदा की स्थिति यानी सोइल लोकेशन। और नंबर 4 है बच्चों हमारे उत्पादन की मांग यानी प्रोडक्ट डिमांड। और नंबर 5 है बच्चों यातायात के साधन यानी ट्रांसपोर्ट फैकल्टी। और नंबर 6 बच्चों हमारे अन्य कारक यानी अदर फैक्टर्स। बच्चों देखें, ये हमारे फैक्टर्स पूरे हुए। चलो बच्चों अब देखते हैं हम, तो बच्चों अब देखने वाले हैं हम, देखो बच्चों, तो बच्चों जो हमने मृदा उर्वरता पढ़ लिए, मृदा उत्पादकता, तो बच्चों इन दोनों के मध्य हम डिफरेंट भी देख लेते हैं कि भाई दोनों के मध्य क्या क्या डिफरेंट होते हैं। चलो बच्चों देख लेते हैं, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर। डिफरेंट बिटवीन सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों देखिए मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में क्या डिफरेंट है। चलो पहला डिफरेंट देखते हैं, इसका संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा। देखना बच्चों, मृदा उर्वरता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों, उचित मात्रा, सही अनुपात एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से होता है। ओके, जबकि बच्चों मृदा उत्पादकता का संबंध किससे होता है? उसकी प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन से की क्षमता से होता है। चलो नेक्स्ट, इसे प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्या बच्चों, मृदा उर्वरता को किसी प्रयोगशाला में या अनुसंधान में जब बच्चों क्या होता है, जब कोई किसान या जैसे हम मृदा को किसी अनुसंधान वगैरह में लेके जाते हैं तो बच्चों उस मृदा का वहाँ पर रासायनिक विश्लेषण यानी केमिकल एनालिसिस के द्वारा उसकी उर्वरता ज्ञात की जाती है। ओके,
इसीलिए कहते हैं बच्चों, इससे प्रयोगशालाओं में रासायनिक विश्लेषण यानी केमिकल एनालिसिस के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बच्ची जबकि इससे खेत में फसल उगाकर ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? जबकि इसे खेत में फसल उगाकर ज्ञात किया जाता है बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों इस नंबर 3 देखिए, इससे प्रतिशत में मापा जाता है। क्या मापा जाता है बच्चों? इससे प्रतिशत में मापा जाता है, यानी मृदा उर्वरता को प्रतिशत में मापा जाता है। जबकि बच्चों इसे देखिए, इससे क्विंटल प्रति हेक्टेयर में, देखो बच्चों मृदा उत्पादकता को यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी को क्विंटल प्रति हेक्टेयर या रुपए प्रति हेक्टेयर, क्विंटल प्रति हेक्टेयर या रुपए प्रति हेक्टेयर में मापा जाता है। अगला देखो बच्चों डिफरेंट है कि मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति। देखो बच्चों मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व संतुलन मृदा की उर्वरता को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी बच्चों, मृदा की भौतिक दशा दी हुई है, रासायनिक स्थिति दी हुई है, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उचित संतुलन व मृदा की उर्वरता को निर्धारित करते हैं। बच्चों देखो कार्य क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता को निर्धारित करते हैं। जबकि बच्चों मृदा की उर्वरता परिवहन के व्यय, उपज की मांग तथा फसल पैदा करने में व्यय मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। बच्चों देखो लास्ट जो डिफरेंट दिया हुआ है कि जो मृदा उर्वर है उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो उत्पादक हो। देखो बच्चों ये पॉइंट हमने पहले भी देखा है कि जो मृदा उर्वरक है, जो मृदा उर्वर है यानी उपजाऊ है, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि बच्चों वो उत्पादन दे, क्योंकि अपन जानते हैं जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं वो कभी भी चेंज हो सकती है। जो कारक होते हैं उनके कारण कभी भी फसल को नुकसान हो जाता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चों कोई भी अगर मृदा वो उपजाऊ है तो वो उत्पादक भी हो। देखो बच्चों जो मृदा, अब देखो जो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जो मृदा उत्पादक है तो बच्चों वो अवश्य उर्वर भी होगी। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।